हिमाचल की पहाड़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। धूप पेड़ों की ऊंची टहनियों के पीछे छुपती जा रही थी और धुंध नीचे की तरफ फैल रही थी। एक टेढ़े संकरे पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी जीप चढ़ाई ले रही थी। जीप के अंदर 4 लोग बैठे थे, लेकिन सबकी सोच अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। स्टीयरिंग पर डॉक्टर समीरा खन्ना थी। वे दिल्ली की यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाती थीं और कई सालों से लोगों के डर, दिमाग और पुरानी कहानियों पर रिसर्च कर रही थीं। कालीबन नाम के गांव और वहां की पुरानी हवेली के बारे में सुनकर उन्होंने यह ट्रिप प्लान किया था। उनके दिमाग में यह जगह एक केस स्टडी की तरह थी, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा डर भी बैठा था, जिसे वह खुद भी मानने को तैयार नहीं थी। पीछे वाली सीट पर आशा वर्मा बैठी थी। उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास रही होगी। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई भी थी। उसने अपने जीवन के कई साल बीमार मां की सेवा में काट दिए थे। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता बहुत कम बचा था। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और घर वालों सबके लिए वह बस एक शांत, चुप रहने वाली, ज्यादा न बोलने वाली लड़की बनकर रह गई थी। जब डॉक्टर समीरा ने इस रिसर्च के लिए उसे चुना, तो उसे पहली बार लगा कि उसकी यह संवेदनशील, जल्दी डर जाने वाली, जल्दी महसूस कर लेने वाली प्रकृति किसी काम आ सकती है। उसके पास वाली सीट पर तारा डिसूजा बैठी थी। वह मुंबई की थी, फ्रीलांस आर्टिस्ट थी, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। उसे हर अनोखी जगह, हर डरावनी लोकेशन में कंटेंट दिखता था। उसने कालीबन हवेली का नाम सुना तो उसकी पहली सोच यह थी कि यह एक बेहतरीन हॉरर व्लॉग सीरीज बन सकती है। उसे थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन उसके ऊपर एक्साइटमेंट भारी था। सबसे पीछे कोने में राघव सिंह बैठा था। वह चंडीगढ़ में रहता था और अपने परिवार के बिजनेस को संभालता था। कालीबन हवेली की प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर उसके नाम थी। उसके दादा कभी इस हवेली में रहने आए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही पूरा परिवार यह जगह छोड़कर चला गया था। इस बारे में घर में कभी खुलकर बातें नहीं हुई, बस इतना सुनने में आता था कि वह घर ठीक नहीं था। राघव इस हवेली से दूर रहे तो खुश रहता था, लेकिन डॉक्टर समीरा के प्रोजेक्ट के लिए उसे खुद आना पड़ा। अंदर से वह इस पूरे ट्रिप को लेकर बेचैन था। जैसे जैसे जीप पहाड़ पर चढ़ती जा रही थी, बाहर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ सड़क के दोनों ओर घने होते जा रहे थे। आसमान पर हल्की हल्की धुंध थी, जो आगे का रास्ता थोड़ा धुंधला कर रही थी। जीप के अंदर भी एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस इंजन की आवाज और पहिए के नीचे कंकड़ पत्थर की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। आशा खिड़की से बाहर देखती रही। पहाड़ों पर उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन आज उसके मन में एक अलग सा बोझ था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह किसी सामान्य घर में नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह जा रही है जो पहले से ही उसके इंतजार में है। यह विचार उसे खुद भी अजीब लगा। उसने अपने दिमाग से इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन यह भावना बार बार अंदर लौट आती। एक मोड़ के बाद अचानक जंगल थोड़ा हटकर खुला और दूर एक काली, भारी आकृति नजर आई। यह कालीबन हवेली थी। ऊंची दीवारें, पुरानी पत्थर की सीढ़ियां, जंग लगे लोहे का बड़ा गेट, टूटी खिड़कियां, टेढ़े बालकनी के खंभे। पूरा ढांचा किसी आम घर की तरह नहीं, किसी भारी शरीर की तरह लग रहा था, जो सालों से एक ही जगह पड़ा हो। जीप धीरे धीरे गेट के पास जाकर रुकी। गेट पर जंजीर लटकी थी, जिस पर पुराना ताला लगा था। लोहे पर जंग की मोटी परत थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ भी ना हो। जब राघव ने उतरकर ताला खोला और जंजीर हटाने लगा, तो लोहे की रगड़ से ऐसी आवाज निकली जैसे किसी ने नींद में करवट बदली हो।
गेट खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। यह हवा बाकी पहाड़ी हवा से अलग थी। इसमें मिट्टी, नमी और पुराने लकड़ी की गंध के साथ साथ कुछ और भी मिला हुआ था जो साफ समझ नहीं आता था, लेकिन महसूस जरूर होता था, जैसे किसी बंद कमरे को बहुत साल बाद खोला गया हो और अंदर जमा हुआ सारा वक्त एक साथ बाहर निकल रहा हो। आशा ने अंदर कदम रखते ही हल्का सा चक्कर महसूस किया। उसे लगा कि जमीन एक पल के लिए थोड़ी नीचे धंस गई हो। उसने खुद को संभाला, यह सोचकर कि इतना सफर करके आई है, थकान के कारण ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था जो इस जगह की तरफ खींच रहा था। सब लोग अपना बैग लेकर हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा बड़ा और पुराना लकड़ी का था, जिस पर लोहे की कीलें और पट्टियां लगी थीं। दरवाजे के ऊपर टूटी कांच वाली खिड़की थी, जिसके पीछे अंदर का अंधेरा नजर आ रहा था। जब दरवाजा धक्का देकर खोला गया तो उसकी चरमराहट पूरे खाली आंगन में गूंज गई। यह आवाज हर कोने तक गई, जैसे हवेली को खबर दे रही हो कि कोई अंदर आया है। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुरानी फ्रेमों में फीकी पड़ी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर भी धूल जमी हुई थी। कुछ जगहों पर प्लास्टर उतर गया था और ईंटें बाहर नजर आ रही थीं। छत से एक पुराना झूमर लटक रहा था, जिस पर जाले सख्त होकर चिपक गए थे। कमरे में एक सीलन भरी गंध थी, जो नाक के साथ साथ दिमाग तक पहुंचती थी। सबने चारों तरफ देखा। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सबके चेहरे पर एक हल्का तनाव दिखने लगा। यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं लग रही थी। यह जगह जैसे किसी और ही तरह की शांति से भरी हुई थी। सामान्य घरों में जो हल्का सा जीवंत एहसास होता है, यहां वह नहीं था। इसके बजाय यहां एक भारी, घुटन भरी खामोशी थी, जिसमें किसी पुराने समय की परछाइयां दबकर बैठी हों। डॉक्टर समीरा ने अपने मन में नोट किया कि जैसे ही वे लोग अंदर आए, आशा का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसकी आंखों में एक तरह की गहराई और ध्यान आ गया था, जैसे वह बाकी चीजों से ज्यादा इस हवेली की दीवारों को महसूस कर रही हो। उन्हें यह बात याद रखनी थी। इस पूरी रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा यही था कि यह देखा जाए कि किस पर इस जगह का असर सबसे ज्यादा होता है। आने वाले कुछ घंटों में उन्होंने कमरे चुन लिए, बिस्तर खोल लिए, पुराने गद्दों पर चादरें बिछा दी और बेसिक सामान सेट कर दिया। रसोई में गैस सिलेंडर और बर्तन पहले से रखा हुआ था, जिसे गांव वालों ने पहले ही पहुंचवा दिया था। बिजली की लाइन भी चालू कर दी गई थी। हालांकि बहुत तेज रोशनी नहीं थी, बस हल्के हल्के बल्बों की पीली रोशनी ही थी। शुरुआत में सबने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की। हल्का फुल्का मजाक, चाय बनाना, इधर उधर घूमकर देखना, खिड़कियों से बाहर का दृश्य देखना, यह सब कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे शाम रात में बदलने लगी, हवेली का माहौल धीरे धीरे और भारी होता गया। रात गहरी होने के बाद हवेली के अंदर की चुप्पी और साफ सुनाई देने लगी। बाहर दूर जंगल से कभी किसी जानवर की आवाज आती, हवा पेड़ों से टकराती, लेकिन हवेली के अंदर जो सन्नाटा था वह अलग था। वह ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर छोटी से छोटी आवाज भी तेज लगने लगती थी। किसी का कदम, किसी चीज का खिसकना, लकड़ी का हल्का सा झटकना। आशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर टिकी हुई छोटी टेबल पर उसने अपना बैग रखा था। खिड़की के बाहर पेड़ों की काली परछाइयां हिलती दिख रही थीं। वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही। उसे महसूस हुआ कि हवा केवल बाहर नहीं चल रही, कमरे के अंदर भी एक बहुत हल्की, ऑलमोस्ट न के बराबर सी हलचल है, जो कभी बहुत हल्का सा उसके चेहरे से टकरा जाती है। उसे लगा कि यह उसके मन का भ्रम होगा, लेकिन फिर भी वह इसका ध्यान हटा ना पा रही थी।
हवेली के बड़े हॉल में, जहां से सीढ़ियां ऊपर की मंजिल पर जाती थीं, लकड़ी की सीढ़ियों में हल्का सा दबाव जैसे खुद ब खुद बनता था। ऐसा लगता था मानो कहीं कोई अदृश्य वजन हल्के से रखा गया हो और फिर हटा लिया गया हो। यह इतना हल्का था कि कोई सामान्य व्यक्ति शायद गौर भी न करे, लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा हो तो उसे ये छोटे छोटे बदलाव महसूस हो सकते थे। डॉक्टर समीरा बाद में जब अपने कमरे में जाकर लेटी तो मन में यह बात घूमती रही कि यह हवेली केवल दिखने में नहीं, अपने असर में भी अलग है। उन्हें लगता था कि डर हमेशा दिमाग के अंदर से पैदा होता है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा था कि यह जगह खुद दिमाग की दीवारों पर हल्के हल्के हाथ फेर रही है। आधी रात के आसपास हवेली के अंदर पहला बड़ा बदलाव हुआ। ऊपर की मंजिल की तरफ से एक गहरी भारी सी आवाज आई, जैसे बहुत जोर से किसी ने लकड़ी पर कदम रखा हो। फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह आवाज सीधे नहीं, थोड़ी दूर से, लेकिन साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह आम चलने की आवाज नहीं थी, यह किसी बहुत भारी चीज के चलने जैसा एहसास दे रही थी। हवेली के अलग अलग कमरों में लेटे हुए सब लोग लगभग एक साथ जाग गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसी ने किसी को आवाज नहीं दी, किसी ने नाम नहीं पुकारा, लेकिन सब कुछ सेकंड के लिए ऐसे रुके जैसे पूरा घर यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि यह आवाज क्या है। ऊपर की तरफ से आती वह चाल कुछ पल चली, फिर रुक गई। फिर एक लंबा सन्नाटा हुआ। इस सन्नाटे में हवेली के सांस लेने का एहसास लगभग साफ हो गया। दीवारें थोड़ी ठंडी, हवा थोड़ी भारी, और फर्श के नीचे जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत धीमा कंपन। आशा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उसे लगा कि ऊपर कोई है, लेकिन उसके मन के अंदर एक और बात भी चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह जो भी है, यह केवल हवेली का हिस्सा नहीं, किसी रूप में उसके अंदर तक भी पहुंच रहा है। जैसे उसके अपने डर और हवेली का अंधेरा आपस में मिलकर कोई नया रूप बना रहे हों। यह पहली रात थी। हवेली ने बस हल्का सा हाथ बढ़ाया था। आगे वह कितना आगे जाएगी, यह अभी किसी को पता नहीं था। रात की उस भारी खामोशी में हवेली का अंधेरा जैसे और गाढ़ा हो गया था। बाहर पहाड़ों पर हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा रुका हुआ माहौल था, जैसे हवा भी डर के मारे इधर उधर घूमने से डर रही हो। आशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बार बार छत की तरफ देखती, फिर खिड़की की तरफ, फिर कमरे के कोनों की तरफ, जैसे उसके दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा पर भरोसा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब घर की सारी आवाजें लगभग बंद हो गईं, तभी एक धीमी सी हलचल उसके कमरे के बिल्कुल बाहर वाले गलियारे से आई। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से फर्श को धीरे से छूकर आगे बढ़ रहा हो। यह स्पष्ट कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा धीमी, ऐसी कि एक सामान्य दिन में शायद सुनाई भी ना दे। पर इस हवेली में, इस रात में, यह आवाज साफ और सीधी सुनाई दे रही थी। आशा का दिल तेज हो गया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह हवा का कमरा बदलना हो सकता है, या लकड़ी का पुराना फर्श ठंड से सिकुड़ रहा होगा। उसने करवट बदली, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नजर बार बार दरवाजे पर चली जाती। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक उस पार रुका हुआ है, लेकिन अंदर आने के इरादे के बिना, जैसे वह सिर्फ खड़ा होकर सुन रहा हो कि अंदर क्या हो रहा है। धीरे से, बहुत धीरे, दरवाजे के नीचे की हल्की रोशनी की लाइन थोड़ी हिली। यह हिलना किसी इंसान के चलने से नहीं, जैसे हवा के किसी एक बांह ने उसे खिसका दिया हो। आशा को लगा कि शायद यह सिर्फ उसकी थकान है, और उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन बंद आंखों के पीछे भी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे के सामने खड़ा है। उधर हवेली के दूसरे कमरों में भी थोड़ी सी बेचैनी फैलने लगी थी।
तारा करवट बदलकर आंखें खोल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सुन रही है। कमरे में कोई चीज नहीं हिली थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई है, जैसे किसी का मौजूद होना। उसने फोन पकड़कर उसकी स्क्रीन की रोशनी से कमरे को देखा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। फिर भी उसे लगा कि दीवारों के कोनों में अंधेरा थोड़ा और गहरा हो गया है। डॉक्टर समीरा भी अचानक जाग गईं। उनका अनुभव उन्हें बता रहा था कि यह घर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सीधे नहीं, लेकिन इतना जरूर कि कोई संवेदनशील व्यक्ति इसे महसूस कर सके। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता था कि हवेली के भीतर आने वाली रातें शायद आसान नहीं होने वाली। इस बीच ऊपर की मंजिल पर स्थित पुरानी लकड़ी की बालकनी से थोड़ी सी चरमराहट हुई। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि खाली हवेलियों के बारे में जो भी कहानियां सुनी जाती हैं, वह सारी एक पल में याद आने लगी। बालकनी से लगने वाली यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से वहां खड़ा होकर रेलिंग पर झुक रहा हो। यह आवाज सिर्फ हवेली के ढांचे की वजह से हो सकती थी, लेकिन इस सुनसान माहौल में वह आवाज किसी इंसान की मौजूदगी जैसी लग रही थी। आशा ने आखिरकार उठकर बैठने का फैसला किया। उसे लगा कि बेड पर लेटे हुए वह बिना वजह ज्यादा सोचने लगती है। उसने धीरे से पैर नीचे रखे और महसूस किया कि फर्श थोड़ा ठंडा था, लेकिन सिर्फ ठंडा नहीं, जैसे फर्श में अंदर कहीं कोई बहुत हल्का कंपन हो, जो सिर्फ तभी महसूस होता जब कोई बिल्कुल शांत खड़ा हो। उसने पैरों को फर्श पर थोड़ी देर रखा और फिर धीरे धीरे चलकर खिड़की तक गई। खिड़की के बाहर गहरी रात थी। देवदार के पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो अंधेरा था वह और भी गाढ़ा था। नीचे की तरफ आंगन के जिस हिस्से से वे सब अंदर आए थे, वह जगह बहुत शांत पड़ी थी, लेकिन उस शांत वातावरण में आशा को ऐसा लगा कि किसी ने थोड़ी देर पहले वहां से गुजरने की कोशिश की हो, जैसे कोई चीज आंगन की धूल पर रेंग कर गुजरी हो और फिर सीढ़ियों के पास जाकर रुकी हो। उसे याद नहीं था कि कब उसकी सांसें इतनी हल्की हो गई थीं, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि कमरे की हवा उसी के साथ सांस ले रही है, और यह बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। क्या यह सिर्फ उसका डर था या हवेली की कोई अदृश्य चाल? जीप से उतरने के बाद पहली बार उसे अपने दिल की धड़कन इतनी साफ सुनाई दी, जैसे उसका दिल नहीं, हवेली धड़क रही हो, धीमी, गहरी, पर लगातार। एक और आवाज आई, इस बार सीढ़ियों से। यह बहुत हल्की थी, जैसे बहुत पुराने, बहुत सूखे लकड़ी के टुकड़े को कोई एक बार दबाकर छोड़ दे। यह आवाज किसी इंसान के कदम जैसी नहीं थी। यह वैसी थी जैसे कोई चीज इधर उधर अपना वजन बदल रही हो। यह आवाज कुछ सेकंड तक ही रही, फिर खत्म हो गई, और उसके बाद जो सन्नाटा फैला वह और भी डरावना था, क्योंकि उस सन्नाटे में ऐसा महसूस होता था कि हवेली अभी भी जागी हुई है, बस चुपचाप देख रही है। आशा को लगा कि उसे अपने कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, कम से कम अभी नहीं, लेकिन उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी कह रहा था कि जरा दरवाजा खोलकर देखे कि बाहर क्या है। उस हिस्से की आवाज वह समझ नहीं पा रही थी। क्या वह क्यूरियोसिटी थी या हवेली का कोई खिंचाव? उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसी पल एक हल्की सी खट की आवाज फर्श से आई, जैसे किसी ने बहुत हल्का सा स्पर्श किया हो। यह आवाज उतनी ही थी कि वह संभल गई और वापस पीछे हट गई। हवेली की रात बढ़ती जा रही थी और हर मिनट उसके अंदर छुपी हुई कोई ताकत जागती हुई महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर अपने अंदर की हर चीज को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। आवाजें, हवा, कंपन, छायाएं, और सबसे ज्यादा वह अजीब सा एहसास कि कोई लगातार देख रहा है।
और इस पूरे माहौल में आशा की सांसें सबसे ज्यादा कांप रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब सिर्फ घर के साथ नहीं, उसके साथ भी हो रहा है। आशा अपने कमरे में खड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा अलग तरीके से हिल रही है। कमरे की दीवारें वैसी ही थीं, फर्श वही था, खिड़की भी वही थी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे वह देख नहीं पा रही थी, सिर्फ महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली धीरे धीरे उसके बहुत करीब आ रही हो, जैसे उसका अंधेरा उसके चारों तरफ एक हल्का घेरा बनाकर खड़ा हो गया हो। वह धीरे धीरे वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा अपनी धड़कनें शांत करने की कोशिश की, पर जितनी देर वह शांत होने की कोशिश करती, हवेली का सन्नाटा उतनी ही गहराई से उसके ऊपर चढ़ता जाता। उस सन्नाटे में कुछ था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल आवाज नहीं था, लेकिन सुनाई देता था, जैसे किसी की धीमी सांस कमरे के अंदर चल रही हो, पर वह हर बार पकड़ में ना आती हो, पर मौजूद जरूर हो। उसी समय हवेली के पिछले हिस्से से अचानक छोटी सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी लकड़ी का दरवाजा हल्का सा हिला हो। यह आवाज दूर थी, बहुत दूर, लेकिन इतनी साफ कि कमरे की हवा थम गई। आशा ने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा, जैसे पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि यह आवाज किस दिशा से आई है। उसे लगा जैसे आवाज सीढ़ियों के पास वाले लंबे गलियारे से आई थी, जहां तक रोशनी भी पूरी नहीं पहुंचती थी। तारा अपने कमरे में अपनी चादर में खुद को लपेटकर लेटी थी। वह डरना नहीं चाहती थी, लेकिन हवेली के अंदर की चुप्पी उससे नजरें मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बाहर गलियारे में हवा नहीं बदल रही, बल्कि गलियारा खुद थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा है। वह अपने फोन की स्क्रीन चालू करके कमरे को देखती रहती, लेकिन स्क्रीन की रोशनी भी कमरे को पूरी तरह उजाला नहीं दे पाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी दीवारों से टकराकर खो जा रही हो। उधर राघव नींद और बेचैनी के बीच कहीं अटका हुआ था। उसे बार बार अपने दादा की बातें याद आ रही थीं, जिन्हें उसने कभी ध्यान से नहीं सुना था, लेकिन अब वे धुंधली यादें अचानक साफ हो रही थीं। हवेली में अजीब चीजें होना, आवाजें, परछाइयां और किसी का अदृश्य हाथ दीवारों पर घूमना। उसे विश्वास नहीं होता था, पर आज उसकी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ रही थी, जैसे उसका शरीर उन पुरानी यादों को अभी सच मानने को तैयार हो गया हो। डॉक्टर समीरा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गईं। उनका दिमाग लगातार चीजों का विश्लेषण कर रहा था। वह समझ रही थी कि यह जगह लोगों पर किस तरह का असर डाल रही है, लेकिन जो चीज उन्हें परेशान कर रही थी वह यह थी कि आशा का नाम उनके मन में बार बार आ रहा था। उन्हें लगता था कि हवेली का ध्यान उसी पर है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी घटना के, बस एक अंदरूनी एहसास, लेकिन वही एहसास सबसे ज्यादा मजबूत था। रात धीरे धीरे और गहरी हुई। हवेली के अंदर हर कोना जैसे किसी अदृश्य धड़कन से जुड़ा हुआ लगने लगा। बरामदे में खड़ा पुराना लोहे का दिया बिना हवा के भी हल्का सा हिलता महसूस हुआ। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से बाहर झांकती काली जगहें अभी भी वैसी ही थीं, पर अब उनमें ऐसा लगने लगा जैसे किसी की बहुत धीमी नजर छिपी हुई हो। आशा अपने कमरे के अंदर धीरे धीरे चलने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसका मन जैसे उसे कमरे के हर कोने को महसूस करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने दीवार के पास जाकर हाथ रखा और उसे लगा जैसे दीवार में हल्की सी ठंड है, पर यह ठंडात बाहर की ठंड से अलग थी। यह इतनी अजीब थी कि छूते ही ऐसा लगता था जैसे अंदर कुछ हल्का सा हिल गया हो। एकदम उसी पल नीचे के बड़े हॉल से एक आवाज आई, बहुत धीमी, पर पूरी रात के सन्नाटे में साफ, जैसे कोई बहुत पुरानी कुर्सी को किसी ने थोड़ा सा धकेला हो। यह वह आवाज नहीं थी जिससे इंसान डर जाए,
लेकिन यह वह आवाज थी जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यहां कोई और भी है, और यह सोच ही सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। आशा का गला सूख गया। उसने खुद को संभाला और धीरे से बिस्तर पर वापस लेट गई। उसने आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद करते ही उसका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला गया जो हर कुछ मिनट में कहीं ना कहीं से आती रहीं। कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी बिल्कुल पास से, तो कभी दूर के किसी कमरे से। समय पता नहीं कैसे गुजर रहा था। शायद बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अब भी शुरुआत थी। यह समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रात का एक पल ऐसा आया जब हवेली अचानक बहुत शांत हो गई। यह शांति डर की नहीं, इंतजार की थी। जैसे हवेली खुद किसी सही क्षण का इंतजार कर रही हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक गहरा, भारी, दबा हुआ सन्नाटा, जिसमें लगता था जैसे पूरी हवेली सांस रोककर खड़ी है। और उस सन्नाटे में आशा को एक एहसास हुआ जैसे उसके कमरे के बाहर कोई बहुत धीरे, बहुत शांत खड़ा हो। वह कोई इंसानी आवाज नहीं थी, कोई कदम भी नहीं, पर एहसास इतना साफ था कि वह अपने सीने में धड़कन महसूस कर सकती थी। वह बिस्तर में लेटी हुई थी, आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लगा कि दरवाजे के नीचे की पतली रेखा से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही है। फिर वह रोशनी हल्की हिली, जैसे बाहर खड़ा कोई उसके सामने आया हो। आशा ने आंखें नहीं खोली। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। हाफने जितनी ठंडी नहीं, लेकिन उतनी ठंडी जितनी किसी पुराने कमरे में होती है, जहां कोई बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़ा हो। और उस हवा में एक बहुत फेंट, बहुत हल्की आवाज थी, जैसे किसी की सांस हो पर पूरी नहीं, टूटी हुई, आधी अधूरी। हवेली की पहली रात यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल शुरुआत अभी होने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर घुसने लगी तो हवेली का डर थोड़ा पीछे हटता हुआ लगा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। रात की सारी आवाजें, सन्नाटा और एहसास जैसे दीवारों के अंदर कहीं दब गए थे, पर खत्म नहीं हुए थे। बस दिन की रोशनी ने उन्हें ऊपर से ढक दिया था। आशा की आंख खुली तो उसे लगा कि वह बहुत देर से जागी है, जबकि घड़ी में समय उतना भी नहीं हुआ था। उसका शरीर थका हुआ था, जैसे उसने रात भर काम किया हो, जबकि वह कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। दिमाग भारी था, लेकिन कहीं भीतर उसने महसूस किया कि रात की बहुत सारी बातें उसे याद नहीं है। उसे इतना याद था कि कुछ आवाजें थीं, कुछ एहसास थे, और हवा में कुछ अलग सा था, पर बीच के कई हिस्से धुंधले थे। नीचे के हॉल में धीरे धीरे सब जमा हुए। किसी ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की कि रात कैसी थी, लेकिन हर चेहरे पर नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। किसी ने मजाक में कुछ हल्का कहने की कोशिश की, पर वह भी ज्यादा आगे नहीं जा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर बहुत जोर से बात करने, हंसने या खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं रही। डॉक्टर समीरा सबको देख रही थी। उन्हें पता था कि किसी पर कितना असर पड़ा है। यह सिर्फ बातें सुनकर नहीं, शरीर की भाषा देखकर समझा जा सकता है। तारा की चाल में थोड़ी घबराहट थी, पर वह अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। राघव का चेहरा चुप और टाइट था, जैसे वह अंदर ही अंदर कुछ दबाए बैठा हो। आशा सबसे शांत थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो नया थकान का घेरा बना था, वह साफ बता रहा था कि उसकी रात आसान नहीं रही। दिन में हवेली थोड़ी कम डरावनी लगती थी, लेकिन उसका अजीबपन तब भी बना रहता था। किसी भी कोने में खड़े होकर देखा जाए तो हमेशा कोई न कोई हिस्सा इतना अंधेरा दिखता जहां रोशनी ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। खिड़कियों से बाहर पहाड़ और पेड़ दिखते, पर जैसे ही नजर कमरे में वापस आती, ऐसा लगता कि यहाँ कुछ और भी है जो सिर्फ रोशनी के आने से नहीं बदलता।
डॉक्टर समीरा ने तय किया कि दिन में थोड़ी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जितना घर को समझा जाएगा उतना दिमाग पर उसका अजीब असर शायद कम हो सकेगा। ऊपर की मंजिल पर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां अभी भी पिछली रात की हलचल की याद दिला रही थी, लेकिन दिन की रोशनी में सब थोड़ा आसान लगता है। इसलिए सबने मिलकर ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर उन्होंने लंबा गलियारा देखा जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। गलियारे की लकड़ी पुरानी थी पर अभी भी मजबूती से टिकी थी। दोनों तरफ दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिनके चेहरे काफी हद तक मिट गए थे, जैसे समय ने सिर्फ आंखों और भावों को घिस दिया हो। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर पता चला कि यह पुराना बेडरूम था जिसमें टूटा हुआ पलंग, फटा हुआ गद्दा और कोने में रखी एक छोटी मेज थी। मेज पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल में एक जगह हल्का सा साफ था, जैसे किसी ने वहां हाथ रखकर उठाया हो। यह देखकर डॉक्टर समीरा के मन में एक हल्की चुभन हुई। इस घर में कोई नहीं रहता, कोई आया नहीं, कोई सफाई नहीं हुई, फिर धूल पर यहां किसी निशान जैसा क्यों है? उन्होंने ध्यान से देखा। निशान पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन इतना था कि यह समझ में आ सके कि वहां हाल ही में कुछ हलचल हुई है। वह यह सोच रही थीं कि क्या यह सिर्फ हवा का असर हो सकता है या फर्श की कंपन से धूल खिसकी होगी, लेकिन उनका अनुभव उन्हें बता रहा था कि यहां सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, कुछ और भी चल रहा है। आशा इस कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे धीरे सब देखती रही। उसे इस कमरे में एक अजीब तरह की पहचान महसूस हुई, जैसे उसने इस जैसा कुछ पहले देखा हो, जबकि वह कभी इस हवेली में नहीं आई थी। पलंग के पास फर्श का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा दिख रहा था जैसे वहां बहुत समय तक कोई बैठकर रहा हो। अगर कोई और देखता तो शायद उसे कुछ खास महसूस न होता, लेकिन आशा को ऐसा लगा कि इस कमरे में कभी कोई था जो बाहर की दुनिया से दूर होकर यहां बंद रहता था और जो शायद कभी इस घर को अपना घर मान नहीं पाया। दिन भर में कुछ और छोटे छोटे अजीब पल आए जिन्हें अगर अलग अलग देखा जाए तो वे इतने बड़े नहीं थे कि कोई डर जाए। कभी हवा अचानक एक बंद कमरे में महसूस होती जिसमें खिड़की भी नहीं खुली थी। कभी छत पर रखी पुरानी लकड़ी थोड़ी हल्की सी खटकती जबकि वहां कोई ऊपर नहीं जाता। कभी गलियारे में किसी के कदमों जैसी हल्की कंपन महसूस होती, लेकिन आवाज नहीं आती। ये सब मिलकर धीरे धीरे दिमाग पर असर डालने लगे। शाम ढलते ढलते हवेली का असली स्वभाव फिर से सामने आने लगा। रोशनी कम होने लगी और जैसे जैसे बाहर का आसमान नीला से गहरा होता गया, हवेली के कमरों का अंधेरा और मोटा होने लगा। बल्बों की पीली रोशनी कुछ जगहों को उजाला दे पा रही थी, लेकिन कोनों में अंधेरा पहले से ज्यादा घना लगता था। उस रात डॉक्टर समीरा ने तय किया कि कुछ बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगे रहनी चाहिए। उन्होंने छोटे छोटे रिकॉर्डर कुछ जगहों पर रख दिए, मुख्य हॉल में, सीढ़ियों के पास और ऊपर वाले गलियारे के बीचों बीच। उनका इरादा था कि बाद में सुनकर पता चले कि रात भर घर के अंदर क्या कुछ सुनाई देता है। यह सब वह अपने रिसर्च के नजरिए से कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद भी जानना चाहती थी कि जो वे महसूस कर रही हैं वह सिर्फ मन का खेल है या असल में कोई आवाजें भी हैं। रात आई और धीरे धीरे हवेली ने फिर अपना बोझ चारों तरफ फैला दिया। पहली रात के मुकाबले दूसरी रात थोड़ी ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे घर अब थोड़ा कम झिझक रहा हो। अब उसे पता था कि अंदर कौन कौन है, कौन कमजोर है, किस पर ज्यादा असर हो सकता है। आशा फिर अपने कमरे में अकेली थी। उसने कोशिश की कि वह खुद को पढ़ने या कुछ लिखने में लगा दे, पर ध्यान टिक नहीं रहा था। उसे बार बार कमरे की दीवारों और छत पर ध्यान जाता। उसे लगता कि कमरे की हवा स्थिर नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे घूमती रहती है, जैसे कमरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कोई जीवित चीज हो
जो नजर नहीं आती लेकिन मौजूद है। कुछ देर बाद वही हल्की आवाजें फिर शुरू हुईं। ऊपर की लकड़ी, कहीं दूर किसी पुराने फर्श की चरमराहट, धीरे धीरे चलते हुए कदमों जैसा कंपन, और सबसे ज्यादा डराने वाली बीच बीच की गहरी चुप्पी। बीच में कोई आवाज नहीं, बस ऐसा लगता जैसे घर खुद कान लगाकर सुन रहा हो कि अंदर रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कैसी सांस ले रहे हैं, कितना डर रहे हैं। सीढ़ियों के पास रखा रिकॉर्डर बिना आवाज के चलते हुए सब कुछ अपने अंदर खींच रहा था। वह हवा की हल्की हरकत, लकड़ी की छोटी छोटी हलचल, और अक्सर उस गहरे सन्नाटे को रिकॉर्ड में बंद करता जा रहा था, जिसमें कभी कभी बहुत हल्का सा कुछ होता जो इंसानी कान पकड़ नहीं पाते लेकिन मशीन पकड़ लेती। तारा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, दरवाजे पर था। उसे वह एहसास बार बार हो रहा था कि जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन अंदर आने की जल्दी में नहीं, बस खड़ा है। वह खुद से कहती रही कि यह सिर्फ दिमाग की चाल है, पर ऐसा महसूस होना बंद नहीं हुआ। उसने एक बार धीरे से गहरी सांस ली और अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा कि कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई है। राघव अपने कमरे में लेटा था और ऊपर की छत पर बनी दरार को देख रहा था। दरार वैसे तो सामान्य थी, पर उसे कभी कभी ऐसा लगने लगा कि वह धीरे धीरे आकार बदल रही है। कभी लंबी लगती, कभी छोटी, कभी उसमें एक आकृति सी नजर आती जो तुरंत गायब हो जाती। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह उसकी थकान का असर है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहा। अगर उसका परिवार कभी इस हवेली को इतना ही सामान्य मानता, तो क्या वे इसे छोड़कर भाग जाते? और फिर हवेली के भीतर एक ऐसा पल आया जिसने सबको अलग अलग जगह से एक ही चीज महसूस करवाई। यह एहसास कि घर अब किसी एक की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। आशा को अचानक लगा कि कमरे का सारा वजन उसके चारों तरफ आकर बैठ गया है। उसे हवा भारी लगने लगी, जैसे कमरे की दीवारें उसके और करीब आ गई हों। उसको लगा कि उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई है। उसे कोई आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर सांस को कोई गिन रहा है, जैसे कहीं कोई बैठकर उसकी धड़कन सुन रहा हो। उसी समय हॉल में रखा रिकॉर्डर अपने चारों तरफ की हल्की बेहद धीमी कंपन पकड़ रहा था। कुछ सेकंड ऐसे थे जहां मशीन के ग्राफ में हल्की सी बढ़त दिखती, जैसे कहीं कुछ पास से गुजरा हो, जबकि इंसानी कानों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर समीरा अपने कमरे में लेटी थीं, पर सो नहीं पा रही थीं। अचानक उनके मन में एक साफ वाक्य जैसा विचार आया कि इस घर को कोई ऐसा चाहिए जो पहले से टूटा हो। यह विचार कहीं से आया नहीं था, बस उनके दिमाग के भीतर खुद पैदा हुआ था। लेकिन यह इतना सटीक लगा कि वह खुद कुछ पल के लिए थम गई। उनके मन में आशा का चेहरा उभरा और उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारों और आशा के मन के बीच कोई अदृश्य डोरी खींचने लगी हो। रात फिर लंबी होती गई। आवाजें आती रहीं, रुकती रहीं, सन्नाटा आता रहा, और वह अजीब एहसास कि हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि कोई जागती हुई चीज है, सबके दिमाग पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती रही। रात और गहरी हो चुकी थी और हवेली के अंदर अब वह शांत माहौल नहीं था जो बाहर से दिखता था। कमरे तो स्थिर थे, दीवारें भी वहीं थीं, लेकिन उनके भीतर कुछ लगातार हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हवा नहीं, बल्कि कोई अदृश्य नजर हर कमरे में घूम रही हो। और यह नजर सबसे ज्यादा जहां ठहर रही थी वह आशा थी। वह बिस्तर पर लेटी थी और उसके कमरे की चुप्पी बाकी कमरों की तुलना में अलग महसूस हो रही थी, जैसे हवेली के कई हिस्से अलग अलग आवाजें निकाल रहे हों, लेकिन उसके कमरे के बाहर एक बहुत धीमी सांस की धड़कन सी ठहरी हुई थी, जो कहीं नहीं जा रही,
बस उसके आसपास बनी हुई थी। आशा को अचानक अंधेरे में अपना दिल बहुत तेज महसूस होने लगा। यह डर से ज्यादा एक अजीब सा जुड़ाव था। उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, शब्दों में नहीं, आवाज में नहीं, बल्कि एहसास में। उसने करवट बदलकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में एक हल्का सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे उसके विचारों पर कोई और परत चढ़ रही हो जो उसी की नहीं थी। उसने आंखें खोलीं और कमरे का अंधेरा वैसा ही था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वह अकेली नहीं है। डॉक्टर समीरा उस समय अपने कमरे में बैठी रिकॉर्डर की लाइट को देख रही थी। वह लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसका मतलब रिकॉर्डर चालू था। उन्हें पता नहीं था कि रिकॉर्डर क्या पकड़ रहा है, लेकिन उन्हें एक अजीब भरोसा था कि हवेली की रातें कुछ अलग ही बताने वाली हैं। अचानक उन्हें लगा कि उनके कमरे की हवा थोड़ा भारी हो गई है। उन्होंने कुछ सेकंड रुककर सुना। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सा एहसास। वह उठकर खिड़की की तरफ गईं और बाहर देखा। आंगन में फैली हल्की धुंध, देवदार के पेड़ों की काली परछाइयां और हवेली के सामने वाला हिस्सा जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। राघव अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसे बार बार अपनी दादी की बातें याद आ रही थीं, जिसमें वह हमेशा कहती थीं कि कालीबन हवेली किसी को बस अपने में खींच लेती है। वह कहानी हमेशा लगती थी कि किसी बुजुर्ग का पुराना डर हो सकता है, लेकिन आज उसे अपने ही कमरे में वह डर सच लगने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा हो, बहुत धीमा, बहुत हल्का, लेकिन लगातार। उसे इस बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ था कि हवेली का ध्यान आशा की तरफ गया है, लेकिन उसे जरूर लगने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तारा के कमरे में माहौल और भी बेचैन था। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें थोड़ी बंद होती, उसे लगता कि उसके कमरे के बाहर कोई चीज फर्श पर खिसक रही है। वह हिम्मत करके बिस्तर से उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसने कान दरवाजे से लगाया। कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन यह कुछ सुनाई नहीं दिया वाला पल ही सबसे डरावना था। उसे लगा जैसे पेड़ों की छाया के अलावा भी कोई चीज हवेली में मौजूद है, जो हर हलचल को बहुत गहराई से महसूस कर रही है। और तभी आशा के कमरे के बाहर से वह आवाज आई जिसने पूरी रात की दिशा बदल दी। यह वह कदमों जैसी आवाज नहीं थी जो 2 रातों से सुनाई दे रही थी। यह उसके जैसी नहीं थी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन किसी इंसानी अकेले कदम से अलग। यह ऐसी थी जैसे कोई बहुत हल्की चीज फर्श पर घसीट रही हो, जैसे कोई कपड़ा या कोई बारीक चीज जो वजन में इतनी हल्की हो कि उसका फर्श पर चलना आवाज भी नहीं पैदा करे, बस एहसास पैदा करे। आशा उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह आवाज बस उसके कमरे के बाहर से नहीं, बल्कि उसके नाम के बहुत करीब से आ रही है, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसने अपना गला साफ करने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं और उसे लगा कि वह दरवाजा हिल भी नहीं रहा, लेकिन उसके दूसरी तरफ कुछ बहुत धीरे धीरे आगे पीछे चल रहा था। उसी पल तारा के कमरे की लाइट एक सेकंड को हल्की टिमटिमाई, फिर सामान्य, फिर 2 बार जल्दी जल्दी। वह डर गई। ऐसी टिमटिमाहट सिर्फ वोल्टेज की वजह से नहीं हो सकती थी, क्योंकि हवेली में बाकी कमरे अभी भी रोशन थे। उसे लगा कि शायद उसे सबकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में हल्की ठंड फैली हो, जो उसके कमरे के फर्श से ऊपर की ओर आ रही हो। हवेली का बड़ा हॉल इस समय सबसे ज्यादा शांत था। बस एक रिकॉर्डर चलता हुआ जिसकी लाइट लगातार ब्लिंक कर रही थी। उस रिकॉर्डर ने ठीक उसी समय एक बहुत हल्की, लगभग अजीब सी आवाज पकड़ ली।
जैसे किसी बच्चे की धीमी सांस या किसी महिला की टूटी हुई थकी हुई सांस का टुकड़ा। आवाज इतनी हल्की थी कि किसी इंसान के सुन पाने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन मशीन ने उसे पकड़ा। ऊपर गलियारे में अचानक हवा का एक छोटा झोंका आया, लेकिन ऊपर किसी खिड़की के खुलने की आवाज नहीं थी। गलियारे की हवा बिना खिड़की के अंदर कैसे आई? यह बात तारा को अजीब लगी। वह बाहर आई और एक पल के लिए गलियारे में खड़ी रही। उसकी नजर खुद से आगे नहीं जा पा रही थी, जैसे उसके दिमाग का कोई हिस्सा उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। उसे लगता था कि इस हवेली में कोई ऐसी चीज है जिसे दिखने की जरूरत नहीं, महसूस होने से ही वह सच बन जाती है। उसी समय आशा के कमरे में अचानक एक बहुत हल्की सरसराहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई कपड़ा हवा में थोड़ा सा हिला हो। आशा का पूरा शरीर सख्त हो गया। उसने किसी भी चीज को छुआ नहीं, खिड़की खुली नहीं, दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी कमरे के कोने से यह आवाज आई थी। उसने ध्यान से सुना, कुछ और नहीं, लेकिन हवा में अभी भी एक ठंडक थी जो पहले नहीं थी। डॉक्टर समीरा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी। उन्हें लगा कि ऊपर की मंजिल पर कुछ बदला है। पहले जो गलियारा स्थिर लगता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उस गलियारे में एक बहुत धीमा कंपन बह रहा हो। उन्होंने तय किया कि वह गलियारे में जाएंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे रखा, उन्हें लगा कि फर्श का एक हिस्सा थोड़ा सा दबा, जैसे उनके कदम से पहले वहां कोई और भी खड़ा रहा हो। हवेली अब अपनी असली चाल चलने लगी थी। उसे पता चल चुका था कि यहां कौन सबसे कमजोर है, किसकी सांसों पर वह सबसे आसानी से असर डाल सकती है। और यह बात आशा को महसूस हो रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई धीरे धीरे घूमता हुआ अंधेरा अंदर घुस रहा हो। आशा ने कमरे की लाइट बंद नहीं की थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कमरे में रोशनी के बावजूद कुछ कोने रोशनी नहीं पकड़ रहे, जैसे वे कोने घर के बाकी हिस्सों से अलग हों। उसने लेटने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि उसके सिर के पीछे दीवार पर एक बहुत हल्की ठक ठक सी हुई, इतनी हल्की कि वह किसी दूसरे घर में तो सुनी भी न जाती, पर यहां यह आवाज पूरे कमरे में फैल गई। राघव ने अचानक अपना दरवाजा खोलकर आवाज दी, पर बहुत धीमी, जैसे उसे डर हो कि आवाज किसी और तक न पहुंच जाए। वह गलियारे में तारा से मिला और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह घबराहट देखी जिसे वे बोलकर नहीं बता सकते थे। डॉक्टर समीरा भी गलियारे में आ गईं। तीनों वहां खड़े थे, लेकिन सबका ध्यान एक ही दिशा में गया, आशा के कमरे के दरवाजे की तरफ। दरवाजे के नीचे से आती हल्की रोशनी की रेखा एक सेकंड को थोड़ी अजीब हिली। तीनों के दिल कांप उठे। हवेली अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वह कुछ करने लगी थी, और जो कुछ भी वह करने वाली थी उसकी शुरुआत आशा के कमरे से ही होने वाली थी। तीनों कुछ पल तक उस रोशनी की हल्की सी हिलती हुई रेखा को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर कोई बहुत धीरे चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज अंदर मौजूद हो जो रोशनी को अपने हिसाब से बदल रही हो। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे जो माहौल था वह किसी भी बंद कमरे जैसा नहीं लग रहा था, जैसे वह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं, हवेली की किसी सांस की तरह जीवित हो। डॉक्टर समीरा सबसे पहले आगे बढ़ी, लेकिन उनके कदम बहुत धीमे थे। उन्हें लगा कि अगर कदम तेज हुए तो हवेली को लगेगा कि वे उससे लड़ने आई हैं और वह चीज को और भी खराब कर सकती है। उन्होंने धीरे से दरवाजे के पास कान लगाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल कोई भी नहीं। जैसे अंदर पूरी तरह शांति हो, लेकिन वह शांति ऐसी थी जिसमें कुछ छुपा हो, किसी बड़ी आवाज से पहले का गहरा सन्नाटा। तारा ने घबराकर फुसफुसाहट जैसी आवाज में पूछा कि क्या दरवाजा खोलना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरों पर बेचैनी थी। उन्हें नहीं पता था
कि अंदर क्या मिलेगा, या क्या अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन सभी एक बात समझ रहे थे, अगर वे अंदर नहीं गए तो हवेली खुद उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर सकती है। डॉक्टर समीरा ने बहुत धीरे से दरवाजे के निचले हिस्से को धक्का दिया, बस इतना कि यह जांच सकें कि दरवाजा अंदर से लॉक है या नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, उन्हें लगा कि लकड़ी बेहद ठंडी है, इतनी ठंडी कि हाथ सुन्न हो जाए। यह वह ठंड नहीं थी जो रात की हवा से आती है, यह कुछ और थी, जैसे कमरे के भीतर कोई ऐसी चीज हो जो गर्मी को स्वीकार ही न करती हो। दरवाजा हल्का सा खुला, बस 2 उंगलियों जितना। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक हल्का सा झोंका बाहर निकला, इतना हल्का कि पर्दे तक नहीं हिले, लेकिन इतना खास कि तीनों एक साथ उसे महसूस कर सके। यह हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसे सांस में खींचने पर गले में एक अजीब दबाव महसूस हो, जैसे हवा पुरानी हो, या बहुत समय से बंद पड़ी हो, या बहुत पुराने किसी कमरे में जमा हो जिसे किसी ने कभी नहीं खोला। डॉक्टर समीरा ने धीरे से दरवाजा पूरा खोला। कमरा शांत था, बत्ती जल रही थी, खिड़की बंद थी। कमरे के बीचों बीच आशा लेटी हुई थी, बिल्कुल स्थिर। उसके ऊपर चादर सही तरीके से थी, उसके हाथ सीने पर थे, आंखें बंद थीं। लेकिन यह सब ठीक लगने के बावजूद कमरे में कुछ ठीक नहीं था। सबसे पहले तारा की नजर कमरे के कोने पर पड़ी, वही छोटा सा कोना जहां रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। उस कोने में छाया कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे किसी ने उसे अंधेरे की स्याही से रंग दिया हो। वह कोना पहले कभी इतना गहरा नहीं लगा था। वह अंधेरा किसी चीज की तरह था, स्थिर नहीं, बल्कि जैसे अंदर कोई बहुत धीमी, बहुत हल्की चाल हो। राघव की नजर फिर फर्श पर पड़ी। फर्श पर धूल की पतली परत थी, लेकिन उस पर 2 जगह हल्के गोल निशान थे, जैसे किसी ने घुटनों के सहारे बैठकर आशा के बिस्तर के पास झुककर उसे देखा हो। वे निशान बहुत हल्के थे, लेकिन इतने साफ कि यह समझ आए कि यह धूल अपने आप नहीं हटी। डॉक्टर समीरा ने आशा के पास जाकर उसे पुकारने की कोशिश की, फिर उसके कंधे को छुआ। आशा हिली नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर नींद वाली शांति नहीं थी। वहां एक अनजाना भाव था, जैसे वह कुछ सुन रही हो, कुछ ऐसा जो कमरे में मौजूद नहीं, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा हो। तारा ने 1-2 कदम पीछे हटकर दीवार को पकड़ा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में अंदर आई, उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा उसके चारों तरफ लिपट गई हो, जैसे किसी ने उसके कंधों पर हल्का सा भार रख दिया हो जो धीरे धीरे फैल रहा हो। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। राघव नीचे झुककर फर्श पर बने उन निशानों को देख रहा था। उसने उंगली घुमाई, धूल उसके स्पर्श से हट गई, पर निशान वही रहे, जैसे किसी बहुत पुराने वजन ने धूल को अंदर की तरफ दबाया हो। आशा तभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी पलकें बहुत धीमे उठीं, जैसे उसके चेहरे का हर हिस्सा किसी और के आदेश पर चल रहा हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन उनमें नींद नहीं थी। उनमें एक ऐसा खालीपन था जैसे वह अभी अभी किसी बहुत गहरी जगह से निकली हो, जहां से वापस आने में उसे मुश्किल हुई हो। डॉक्टर समीरा ने उसका नाम लिया। आशा ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसमें कोई पहचान नहीं थी। जैसे वह बाहरी दुनिया को देख तो रही थी, पर उस दुनिया से उसका कोई जुड़ाव नहीं बचा था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज से पहले ही उसका गला रुक गया। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। तारा और राघव और ज्यादा घबरा गए। कमरा अचानक और ठंडा महसूस होने लगा, इतनी ठंड कि लिखा हुआ कागज भी पतला होकर मुड़ जाए, जैसे कोई अदृश्य परत कमरे में घूम रही हो, जो एक एक सेकंड में और गाढ़ी हो रही हो। और इसी सब के बीच आशा ने धीरे से सांस ली,
बहुत धीमी, लेकिन ऐसी सांस जो किसी इंसान की नहीं लगती। यह सांस उस रिकॉर्डर वाली आवाज की तरह थी, अधूरी, टूटी हुई और भीतर तक उतरती हुई। फिर उसने आंखें बंद कर ली और कमरे का अंधेरा एक पल के लिए थोड़ा सा हिला, इतना कि तीनों को लगा कि उन्होंने गलत देखा है, पर वह कंपन असली था। हवेली ने अब अपना रास्ता तय कर लिया था। उसने चुन लिया था कि वह किसके साथ क्या करेगी, और यह उसकी शुरुआत थी। हवेली का कमरा स्थिर खड़ा था, लेकिन उस स्थिरता में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। आशा की बंद आंखों के आसपास हल्की हरकत जैसे किसी सपने की नहीं, बल्कि किसी गहरी पकड़ की लग रही थी। डॉक्टर समीरा उसके पास बैठी रही, लेकिन जितना अधिक वे उसे देखती, उतना ही लगता कि आशा का शरीर तो यहां है, पर उसका मन कहीं और अटक गया है, कहीं बहुत गहरे, बहुत पुरानी छाया के बीच। तारा ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर का आंगन भी इस समय वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे कमरे के अंदर की हवा, कुछ भारी, कुछ रुक रुक कर चलती, और कुछ ऐसा जैसे वो आंगन भी अपनी नजरें अंदर की ओर टिकाए हुए हो। राघव दीवार से टिककर खड़ा था। उसके मन में डर के साथ साथ एक अजीब सी ग्लानि भी जाग रही थी, जैसे यह हवेली उसके परिवार की कोई ऐसी गलती थी जिसका बोझ अब उसके कंधों पर आ गया हो। आशा ने फिर धीरे से सांस ली, और यह सांस बिल्कुल इंसानी नहीं लगी, बहुत धीमी, टूटी हुई, जैसे सांस लेने के बीच में कोई दूसरी आवाज मिल रही हो। वह सांस कमरे के हर कोने तक फैलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे हवा एक पल को उसके साथ झुक गई हो। और उसी पल कमरे की रोशनी बहुत हल्की सी कम हुई, ज्यादा नहीं, बस इतनी कि आंख थोड़ी देर के लिए कुछ कम साफ देख पाए। डॉक्टर समीरा ने उसे पुकारा, लेकिन आशा की पलकें हल्का सा ही हिली। उसकी आंखें खुलीं, मगर उनमें वह पहचान का भाव नहीं था। वह जैसे किसी गहरी जगह को देख रही थी, कोई ऐसी जगह जहां कोई और खड़ा हो या खड़ा रहा हो। उसकी आंखें उस अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं, पर वह चीज कमरे में नहीं थी, फिर भी उसके सामने किसी तरह मौजूद थी। कमरे का अंधेरा एक बार फिर हल्का सा हिला, इतनी धीमी हरकत कि वह आंख से धुंधली लगे, पर एहसास बिल्कुल साफ लगा है। तारा ने कांपते हाथों से दीवार पकड़ ली। उसे ऐसा लग रहा था मानो कमरे का एक कोना सांस ले रहा हो, लेकिन अंदर किसी इंसान की तरह नहीं, किसी बहुत पुराने, बहुत थके हुए तरीके से। अचानक आशा की उंगलियों ने हल्की हरकत की। वह बिस्तर के किनारे से चादर को बहुत धीरे धीरे खींचने लगी, जैसे किसी ने उसके हाथ को हल्के से पकड़कर नीचे की ओर दबाया हो। इस हरकत में कोई डर नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी उंगलियां अब उसके अपने इशारों से नहीं चल रही। राघव एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसे लगा कि अगर वह आशा के बहुत पास गया तो कुछ छू जाएगा, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं, पर जिसकी मौजूदगी बिल्कुल असली है। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। आशा की सांसें थोड़ी तेज हुईं और उसके होंठ हल्के से हिले। कोई शब्द नहीं, सिर्फ हल्की हवा निकली, लेकिन उस हवा में एक आवाज थी, बहुत पुरानी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक टूटी हुई याद बंद कर दी हो, और अब वह धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। उस आवाज में अकेलापन था, किसी अधूरी बात की खामोशी थी, और किसी रिश्ता टूटने का दर्द था। कमरा अचानक और ठंडा होने लगा। दीवारों के बीच जैसे किसी ने एक बार फिर चलना शुरू किया हो, बहुत हल्का, बहुत धीमा, जैसे छाया जमीन पर रेंगती हो। यह चाल इंसानी चाल नहीं थी। यह चाल किसी ऐसी चीज की थी जो पैर से नहीं, अपने वजन से चलती है, जो फर्श पर नहीं, हवा में थोड़ी सी धंसती चलती है। डॉक्टर समीरा ने आशा का हाथ पकड़ा। उन्हें लगा कि शायद उसका हाथ गर्म होगा।
लेकिन वह हल्का सा ठंडा था, इतना ठंडा कि उनकी उंगलियों में झुनझुनी होने लगी। पर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बस उसे महसूस किया। उस हाथ में धड़कन थी, लेकिन वह धड़कन सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे वह किसी और ताल से चल रही हो। उसी पल गलियारे की दिशा से एक बहुत हल्का सा खटकने का एहसास आया। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन वह एक संकेत थी, जैसे कोई दरवाजे को भीतर से हल्का सा टटोल कर देख रहा हो कि क्या बाहर के लोग तैयार हैं। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वह अब समझ रही थी कि कौन उससे डर रहा है और कौन उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। आशा की आंखें एकदम खुली और इस बार उनमें एक गहरी चमक थी, किसी याद की, किसी पहचान की, या शायद किसी पुकार की। उसने अचानक सीधी नजर से कमरे के उस काले कोने की ओर देखा जो पहले भी सबसे ज्यादा अंधेरा था। उसकी सांस थम गई। कमरे का हर इंसान वहीं देखने लगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वही काला कोना जहां रोशनी जाने से डर रही थी। मगर आशा की आंखें कह रही थीं कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए है। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी निगाह उस अदृश्य चीज का पीछा कर रही थी, जैसे वह चीज कमरे में धीरे धीरे घूम रही हो और आशा की आंखें उसका हर कदम पकड़ रही हों। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। डॉक्टर समीरा ने उसके कंधे को पकड़ते हुए पूछा नहीं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था कि आशा क्या देख रही है। तारा और राघव दोनों गहरी सांस रोककर खड़े थे। हवा की गति रुक गई थी। ऐसा लगा जैसे हवेली चाहता हो कि सब लोग अभी इस पल को महसूस करें। आशा की सांसें अचानक गहरी हो गईं। उसने जैसे किसी अदृश्य चीज को देख लिया, जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता था। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे किसी को छूने की कोशिश कर रहा हो, किसी को जो अभी अभी उसके बहुत पास आकर रुक गया था। और फिर कमरे में एक बहुत हल्की, बहुत धीमी, बेहद कमजोर सी आवाज गूंजी। एक टूटी हुई फुसफुसाहट, जिसमें दर्द था, जिसमें अकेलापन था, जिसमें एक पुराना रोना छुपा था, जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। उसी पल आशा का चेहरा बदल गया। वह अब हवेली के अंदर मजबूरी में नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी, अजीब सी शांति आ गई, जैसे उसने उस आवाज को पहचान लिया हो, जैसे वह वही चीज थी जिसे वह अपनी जिंदगी में हमेशा ढूंढती रही थी। किसी की पुकार, किसी की जरूरत, किसी की उंगली का स्पर्श। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी लंबी सांस ली। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई, इतना भारी कि तारा और राघव दोनों पीछे हट गए। दीवारें जैसे थोड़ी सी अंदर की तरफ झुक गईं। लाइट थोड़ी देर फ्लिकर हुई। हवा में एक ठंडा झटका सा महसूस हुआ और फिर पूरे कमरे में एक अजीब, गहरा सन्नाटा फैल गया। आशा बिल्कुल स्थिर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शांत, खाली चेहरा, यह बताने के लिए कि हवेली ने जो चाहा था वह उसे मिल गया। हवेली शांत हो गई। पूरे कालीबन में हवा रुक गई और उस रात के बाद किसी ने भी हवेली में कभी आशा के कमरे की लाइट को बुझते हुए नहीं देखा। वह हमेशा वैसी की वैसी जली रही, पीली, धुंधली और अपनी जगह पर स्थिर, जैसे कमरे में कोई अब भी बैठा हो और उसके पास खड़े किसी अदृश्य साये के साथ धीरे धीरे सांस ले रहा हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी। हवेली फिर सांस ले रही थी और अब उसके अंदर एक नया नाड़ी बनी थी, आशा की। और कालीबन गांव में लोग आज भी कहते हैं, उस कमरे की लाइट कभी अपने आप नहीं जलती, पर अपने आप कभी बुझती भी नहीं, क्योंकि उस कमरे में अब कोई रहता है जो इस घर की नहीं,
पर अब हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन गया है और हवेली अब भी इंतजार करती है किसी और को महसूस करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री बॉक्स।